Assalamu alaikum students and welcome to part 2 of our chapter learning memory and product positioning. So let's take a quick recap of whatever we learned in our first part. So what is learning? We can define learning um, as a change, a relatively permanent change in the content of our long-term memory or a change in behavior. Our perceptual system is more relevant for exposure and attention phase. ठीक है, जब आपको प्रोडक्ट की एक्सपोजर होती है और आप प्रोडक्ट की तरफ अटेंशन करते हैं, आपको परसेप्चुअल सिस्टम वहाँ पे ज़्यादा पार्ट प्ले कर रहा होता है. जो आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी है वो उसकी इंटरप्रिटेशन और ट्रांसफर में ज़्यादा पार्ट प्ले कर रहा होता है, और जो लॉन्ग टर्म मेमोरी है वो बेसिकली उसकी स्टोरेज और रिट्रीवल के फेज को डील कर रहा होता है. शॉर्ट टर्म मेमोरी को वर्किंग मेमोरी भी कहते हैं क्योंकि वो हैंडल कर रहा होता है हर वक्त आप चीज़ जो डाटा यूज कर रहे हैं किसी भी डिसीजन मेकिंग में उसको भी, और वो बेसिकली पुश भी कर रहा होता है सम ऑफ द मेमोरीज टू द लॉन्ग टर्म मेमोरी. उसके बाद LTM लॉन्ग टर्म मेमोरी, उसकी डिफरेंट टाइप्स हमने देखी थी, जिसमें कहा था डेक्लेरेटिव मेमोरीज और प्रोसीजरल मेमोरीज होती हैं. प्रोसीजरल मेमोरीज ज़्यादातर आपकी स्किल्स, आपके मोटर फंक्शंस, जो आप काम कर सकते हैं, जो आप सीख लेते हैं, काम करना, लिखना सीख लेते हैं, वो सारी चीज़ें, चलना सीख लेते हैं, वो आप ड्राइविंग करना सीख लेते हैं, वो आपकी प्रोसीजरल मेमोरी उसको डील करती है. डिक्लेरेटिव मेमोरी बेसिकली जो नॉलेज बेस आपके जहन में स्टोर होता है वो उस चीज़ों को डील करती है, जिसकी फिर टू टाइप्स हैं, सिमेंटिक मेमोरी और एपिसोडिक मेमोरी. सिमेंटिक मेमोरी बेसिकली फैक्ट्स एंड फिगर्स उसको ज़्यादा स्टोर करती है, और एपिसोडिक मेमोरी जो है वो जो इवेंट्स होते हैं और जो आप जिनसे गो थ्रू हुए होते हैं, आपकी लाइफ के कुछ स्पेशल या जनरल या नॉर्मल इवेंट्स होते हैं, वो एपिसोडिक मेमोरी उसको डील करती हैं. एपिसोडिक मेमोरी की एक स्पेशल टाइप होती है जिसे हम फ्लैश बल्ब मेमोरी कहते हैं, जो वो स्पेशल इवेंट्स होते हैं या वो ट्रॉमेटिक इवेंट्स होते हैं जो आपके जहन में बिल्कुल क्लियरली और विविडली जिनकी जो मेमोरी है वो सेव होती है कि आप उसको काफ़ी हद तक एक्यूरेटली रिप्रोड्यूस कर सकते हैं. उसके बाद मेमोरी स्ट्रक्चर्स में स्कीमा का कॉन्सेप्ट है. स्कीमाज आर बेसिकली द वे एक्चुअली इज द बायस दैट इज इंट्रोड्यूस्ड इन अ न्यू मेमोरी बिकॉज ऑफ द ओल्ड मेमोरीज. ठीक है, तो वो एक बड़ा सब्जेक्टिव किस्म का जो एक मेमोरी आपके जहन में स्टोर होती है, जो एक्चुअल हो सकता है फैक्चुअल रियलिटी से थोड़ी डिफरेंट हो, दैट इज योर स्कीमा. जो रिप्रेजेंटेशन किसी भी मेमोरी की आपके जहन में बन रही होती है वो स्कीमा से रिप्रेजेंट होते हैं. तो स्कीमाज आपके जहन में प्रोडक्ट्स के भी होते हैं, उसके डिफरेंट नोड्स और रिलेशनशिप्स होते हैं, यानी उस प्रोडक्ट के बारे में जो कॉन्सेप्ट्स आपके जहन में, उसकी जो जो आपकी नीड पूरी कर रहा है, उसके साथ जो आपके एक्सपीरियंसेस हैं उस प्रोडक्ट के, और जो रेलिवेंट आपकी मेमोरीज उस प्रोडक्ट के बारे में है कि वो किसी पार्टी में आपने यूज़ किया प्रोडक्ट, या किसी ओकेजन पे आपने यूज़ किया प्रोडक्ट, या उसको रेगुलरली आप यूज़ करते हैं, उसके फ़ायदे क्या हैं, नुकसान क्या हैं. दैट इज़ होल द स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट इन योर माइंड. फिर उसके बाद कॉन्सेप्ट आ जाता है लर्निंग का. विद पर्सपेक्टिव ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, लर्निंग की दो सिचुएशंस हो जाती हैं. हाई इन्वॉल्वमेंट सिचुएशन जिसके अंदर कंज्यूमर इज वेरी मच मोटिवेटेड एंड विलिंग टू लर्न अबाउट अ प्रोडक्ट, एंड लो इन्वॉल्वमेंट सिचुएशन इन विच the motivation is very low and consumer is not that much interested to learn about the product, and it is a challenge for the marketer कि वो अपने प्रोडक्ट के बारे में लर्निंग किस तरीके से करवाता है टू द कंज्यूमर. ठीक है, ऑब्वियसली जब कंज्यूमर उस प्रोडक्ट के बारे में उसकी पॉजिटिव लर्निंग हो जाती है और उसको एक नीड फील होना शुरू हो जाती है अबाउट द प्रोडक्ट, तो वो उसको परचेजिंग बिहेवियर जो है वो ज़्यादा कन्वीनियंट हो जाता है, या परचेज का डिसीजन लेना जो है उसके चांसेस बढ़ जाते हैं. तो लर्निंग में दो मेन डायमेंशंस थी, एक कंडीशनिंग का कॉन्सेप्ट था और दूसरा जो है वो कॉग्निटिव लर्निंग की थी. सो प्रीवियस लेक्चर में हमने क्लासिकल कंडीशनिंग को डिस्कस किया था, जिसमें हमने देखा था कि स्टिमुलस की दो टाइप्स हो सकती हैं. एक अनकंडीशनल स्टिमुलस जिसको हम यूसीएस कहते हैं. अनकंडीशनल स्टिमुलस एक ऐसा स्टिमुलस है जिसमें हम ऑलरेडी जिसकी तरफ हम रिस्पॉन्ड करते हैं बिकॉज ऑफ आइदर बायोलॉजिकल हमारी अंदर एक क्वालिटी अल्लाह ताला ने रखी होती है कि हम ऐसे स्टिमुलस की तरफ रिस्पॉन्ड करते हैं, जैसे खाना हो गया, और ऐसी चीज़ें हो गई जैसे गुड म्यूज़िक हो गया, या फिर थ्रू आउट द लाइफ हमारी लर्निंग हो चुकी होती है कि हमने इसकी तरफ रिस्पॉन्ड करना है.
तो अनकंडीशनल स्टिमुलस के साथ अगर आप अटैच करते हैं कोई ऐसा स्टिमुलस जो प्रीवियसली आपके लिए न्यूट्रल है, ठीक है, जैसे हमने बेल की एग्जांपल दी थी, वो डॉग को कंडीशन कर दिया था बेल के साथ, हमेशा बेल के साथ खाना दिया जाता था, खाना वाज एक्चुअली एन अनकंडीशनल स्टिमुलस, और उसके बाद बेल आई, बेल वाज अ न्यूट्रल स्टिमुलस। तो जब बेल और खाने को कंबाइन किया, उनको इकट्ठा कंडीशन कर दिया, तो थोड़े अरसे के बाद जो बेल थी वो एक कंडीशनड स्टिमुलस बन गई, ठीक है। तो जो कंडीशन स्टिमुलस है उसका फिर कंडीशन रिस्पॉन्स आता है, वो कंडीशन रिस्पॉन्स वही रिस्पॉन्स होता है जो अनकंडीशन रिस्पॉन्स पहले आता था, जैसे कैन बी पॉजिटिव इमोशंस, नेगेटिव इमोशंस, फीलिंग, एक्साइटमेंट, हैप्पीनेस, ठीक है, एंगर। तो ये इस तरीके से आप कंडीशन हो जाती है। क्लासिकल कंडीशनिंग में एक बात आप याद रखिएगा कि जब आप किसी अपनी प्रोडक्ट को किसी मॉडल के साथ, किसी म्यूजिक के साथ, किसी एक ऐसी चीज के साथ जिसको पहले आप जिसकी तरफ रिस्पॉन्ड करते हैं, जैसे ओकेजन्स हो गए, ईद हो गई, रमजान हो गया, उसके साथ आप उस अटैच करते हैं, तो ये अटैचमेंट जो है ये परमानेंट नहीं होती। अगर रीइंफोर्समेंट या कंडीशनिंग को रीइंफोर्समेंट ना मिले तो थोड़े अरसे के बाद एक्सटिंक्शन आ जाती है। एक्सटिंक्शन का मतलब ये होता है कि आपके जहन में फिर उस तरीके से वो कंडीशन रिस्पॉन्स नहीं आता जो पहले आया करता था। इसकी मैं एग्जांपल आपको ऐसे देता हूँ कि यू नो कि वॉल्स आइसक्रीम का एक स्पेसिफिक किस्म का म्यूजिक है, ठीक है। वो म्यूजिक अगर आप सुनते हैं तो आपके जहन में फौरन वॉल्स आइसक्रीम का नाम आ जाता है। जब शुरू में ऑब्वियसली जब ये वॉल्स आइसक्रीम ने म्यूजिक लॉन्च किया होगा तो उस टाइम लोगों को नहीं पता होगा, लेकिन उस म्यूजिक पे लोग बाहर गए, देखा उन्होंने, अच्छा आइसक्रीम है, आइसक्रीम की तरफ ऑलरेडी अनकंडीशनड, आइसक्रीम वाज एन अनकंडीशनड स्टिमुलस, और उसमें जो रिस्पॉन्स था टेस्ट का जो लोगों को पसंद था, दैट वाज एन अनकंडीशनड रिस्पॉन्स। फिर आहिस्ता आहिस्ता लोग कंडीशन होना शुरू हो गए टूवर्ड्स अ न्यूट्रल म्यूजिक, जो वॉल्स के जितने भी स्ट्रीट वेंडर्स हैं वो यूज करते हैं। और अब वो नौबत आ गई है कि जैसे ही हम वो म्यूजिक सुनते हैं तो हमें ऑटोमेटिकली पता चल जाता है कि दिस इज वॉल्स, और हमारे दिल में ख्वाहिश पैदा होती है कि लेट्स गो आउट एंड बाय दैट आइसक्रीम। अच्छा, लेकिन अगर आप सपोज करें कि वॉल्स के ये कंपनी खत्म हो जाती है और वो जो वेंडर्स हैं वो अब वो म्यूजिक कोई और कंपनी यूज करना शुरू कर देती है, तो ऑटोमेटिकली विद द टाइम वो, जब हमें वो वाला स्टिमुलस नहीं मिलेगा जो ओरिजिनल स्टिमुलस है, तो हमारा वो कंडीशनड रिस्पॉन्स जो है वो एक्सटिंक्ट होता जाएगा। लेकिन एक्सटिंक्शन में एक और भी बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि आल्दो के कम होता जाता है रिस्पॉन्स विद द टाइम, लेकिन जैसे ही हमें ओरिजिनल स्टिमुलस वापस मिलता है वो रिस्पॉन्स भी वापस आ जाता है और वो दोबारा से कंडीशन हो जाता है। इट वॉज वेरी इंटरेस्टिंग दैट व्हेन आई आस्क्ड अ क्लास अबाउट दैट पर्टिकुलर म्यूजिक, वो म्यूजिक मैंने प्ले किया, so there were many people who said कि this is waltz, but one of them said कि ये जो म्यूजिक है ये तो पॉपकॉर्न वाले यूज करते हैं। and when I did my research I find out that really there are some popcorn vendors who are using this music, the waltz music, the famous waltz music। तो हमारी कंडीशनिंग भी डिफरेंट होती है डिपेंडिंग अपॉन हमारा एक्सपोजर उस चीज की तरफ किस तरीके से है। क्लासिकल कंडीशनिंग में हमने ये देखा कि जो स्पेसिफिकली लो इन्वॉल्वमेंट सिचुएशंस होती हैं, ठीक है, उसमें क्लासिकल कंडीशनिंग जो है वो ज्यादा यूज होती है। ऑन द कॉन्ट्ररी देयर इज एन ऑपरेंट कंडीशनिंग in which learning occurs when a voluntary response is either strengthened or weakened depending upon its favorable or unfavorable consequences. Operant means involving the modification of behavior by the reinforcing or inhibiting effects of its own consequences। अच्छा, ये consequences क्या है? आप कुछ काम करते हैं, ठीक है, आपको उस काम का एक या तो रिवॉर्ड मिलता है या उस काम पे आपको पनिशमेंट मिल सकती है, या उस काम में आपको प्रेज मिल सकता है, या आपको उस काम में कोई डांट मिल सकती है, ठीक है। तो ये सारा प्रोसेस कि आपने कोई एक्शन परफॉर्म किया, ठीक है, अब उसके बाद डिपेंडिंग अपॉन के आपका वो बिहेवियर ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए, तो उस बिहेवियर को ज्यादा स्ट्रांग, यानी कि आपने अच्छा काम किया, उस बिहेवियर को और स्ट्रांग करने के लिए आपको रिस्पॉन्स में कोई पॉजिटिव और फेवरेबल कंसिक्वेंसेस, जिसको हम री इन्फोर्समेंट कहते हैं, वो मिल सकती है। और समटाइम्स जब आपका बिहेवियर ऐसा हो कि जिसमें जो विच इज नॉट रिक्वायर्ड, विच इज नॉट वेलकम्ड, ठीक है, जैसे क्रिमिनल्स होते हैं उनका बिहेवियर ऐसा होता है विच इज नॉट वेलकम, वो हम नहीं चाहते कि वो बिहेवियर दोबारा हो, तो लॉ इन्फोर्समेंट कैसे होती है, उसके जवाब में उनको पनिशमेंट मिलती है। तो पनिशमेंट का बेसिकली
मकसद ये होता है कि उनको कंडीशन कर दें टू रिड्यूस दैट बिहेवियर, ठीक है। और जो रिवॉर्ड्स मिलते हैं, जो प्रेज मिलती हैं, जो अच्छे मार्क्स मिलते हैं, जो मेडल्स मिलते हैं, उनका बेसिकली मकसद क्या होता है, ताकि जो अच्छा बिहेवियर किसी ने परफॉर्म किया है उस बिहेवियर को और ज्यादा स्ट्रेंथन करते हैं, उसको और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करते हैं। Now how can we use this particular aspect of reinforcement or reducing the behavior in marketing? मार्केटिंग में और कंज्यूमर बिहेवियर में ऑपरेंट कंडीशनिंग इज मोर रेलिवेंट टू द एक्चुअल यूज ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक है। यानी कि एक्चुअली में जब एक कंज्यूमर प्रोडक्ट को यूज करता है और उसके जवाब में उसको एक पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट मिलती है, एक पॉजिटिव रिस्पांस मिलता है, उसको एक फायदा और एडवांटेज मिलता है, which increases the probability of purchasing that product again, ठीक है। तो ये एक बड़ी अच्छी एग्जांपल है कि आप किस तरीके से, फॉर एग्जांपल ये जैसे आपने ये देखा कि देयर इज अ स्टिमुलस दैट इज राइस पॉपकॉर्न, ठीक है। अब वो जो राइस पॉपकॉर्न है वो कस्टमर ने खरीदे फॉर इन द वेरी फर्स्ट इंस्टेंट, ठीक है। अब उसका डिजायर्ड रिस्पांस जो आप चाहते हैं दैट इज द कंजम्पशन ऑफ दैट प्रोडक्ट। अब उसमें उसको रीइंफोर्समेंट क्या मिल रही है, इज द प्लेजेंट टेस्ट। इफ द टेस्ट ऑफ दैट पॉपकॉर्न इज गुड, which means the consumer has a positive experience with that particular stimulus or the product in our case, this will increase the probability of again using that product. This is operant conditioning. On the contrary, if it was a disaster, उसका टेस्ट इतना बैड है कि कंज्यूमर जो है उसको फील होगा जैसे मुझे कोई पनिशमेंट दे दी गई है, तो डेफिनेटली दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ यूजिंग दैट पर्टिकुलर स्टिमुलस will decrease. तो ये है operant conditioning। और operant conditioning is a type of learning जो specifically high involvement जो situations हैं उसमें ज़्यादा use होती है, because high involvement situation में consumer is motivated to purchase the product और उसका जो response है, उसका जो experience है, वो बहुत हद तक determine करता है whether the consumer will again purchase that product or not. Unlike classical conditioning in which we have a relatively automatic association, ऑपरेंट कंडीशनिंग में ये चाहिए होता है कि कंज्यूमर पहले बिहेवियर परफॉर्म करे, ठीक है, और फिर अंडरस्टैंड करे कि उस बिहेवियर का आउटकम्स क्या है, और वो आउटकम्स जो है वो रीइंफोर्समेंट के तौर पे काम करते हैं। आइदर दे कैन बी पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, ठीक है, यानी कि एक पॉजिटिव आउटकम, और इट कैन बी नेगेटिव आउटकम। अगर तो नेगेटिव आउटकम है तो एक पनिशमेंट कंसीडर होगा, तो पनिशमेंट तो स्पेसिफिकली बिहेवियर दोबारा ना रिपीट करने के लिए होता है। लेकिन चूंकि मार्केटिंग में ऐसा पनिशमेंट का कॉन्सेप्ट नहीं है, यहाँ पे हमने रीइंफोर्समेंट को ज्यादा फोकस करना है, तो उसमें फिर हम इस तरह कोशिश करते हैं कि कंज्यूमर जो है पहले उस चीज को यूज करे, ठीक है, क्योंकि हम उसको जाहिर है कि चाहते हैं कि उस चीज को रीपरचेज करे। तो यहाँ पे इनिशियली जो बहुत ज्यादा कोशिश की जाती है कि देयर इज एन इनिशियल फ्री ट्रायल, ठीक है। इसी तरह जब गाड़ी खरीदने जाते हैं तो गाड़ी में भी ट्राई दिलवा देते हैं अक्सर शोरूम वाले, ताकि कंज्यूमर जो है वो देखे इस गाड़ी के फीचर्स, उनको पसंद करे। अगर कोई आइटम जिसकी बहुत ज्यादा प्राइस नहीं है तो फ्री सैंपल्स भेजे जा सकते हैं। रेगुलर कंजम्पशन होनी होती है जिस आइटम की, रेगुलर परचेज होने होते हैं, तो फ्री सैंपल्स भेजे जा सकते हैं, ठीक है, सो दैट के देयर इज अ इंक्रीज लाइक्लीहुड कि नेक्स्ट टाइम द कंज्यूमर परचेज दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट। अब यहाँ पे जो आपको सामने एक फ्लो चार्ट नजर आ रहा है कि यू सेंड अ फ्री सैंपल ऑफ राइस पॉपकॉर्न्स टू द कंज्यूमर्स होम or offer them in an outlet whatever suits your product, then purchase a second package using a discount coupon that accompanied the free sample, ठीक है। इसका मतलब है हमने उसको फिर से एक रिवॉर्ड दिया, और उसका नतीजा ये हुआ कि उसको चूंकि एक अच्छा जायका लगा, लाइक दैट सैंपल, like that product, तो the consumer will probably repurchase that sample। एक स्टडी की गई जिसमें ये देखा गया कि 84% ऑफ द पीपल जिनको फ्री सैंपल ऑफ चॉकलेट दिए गए थे इन अ कैंडी स्टोर मेड अ परचेज, जबकि जिनको नहीं फ्री सैंपल दिए गए थे उसमें 59% जो थे उन्होंने दोबारा से परचेज की। तो देयर वाज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि फ्री सैंपलिंग प्रोडक्ट की जाए, ताकि लोग उसका जो टेस्ट है, उसका जो यूजेज है, उसकी जो क्वालिटीज हैं, उससे इम्प्रेस होके
उस चीज को दोबारा से परचेज करे। ऑपरेंट कंडीशनिंग इज वाइडली यूज्ड बाय मार्केटर्स। अभी तो हमने देखा मोस्ट कॉमनली तो ये यूज होती है कि व्हेन यू आर ऑफरिंग सम प्रोडक्ट्स व्हिच हैव गुड क्वालिटी टू द कंज्यूमर सो दैट दे यूज द प्रोडक्ट एंड देन दे आर रीइंफोर्स्ड विद द क्वालिटी ऑफ दैट प्रोडक्ट। और एप्लीकेशन ये हो सकती है कि आपको परचेजर आपसे कोई चीज खरीदे तो आप उसके बाद उसको एक कांग्रेचुलेशन की ईमेल करें या पर्सनली कांटेक्ट करके उसको शाबाश दे या उसको कांग्रेचुलेट करे कि यू हैव मेड अ वाइज डिसीजन, बड़ी अच्छी प्रोडक्ट आपने खरीद ली। दिस इज वन ऑफ द रीइंफोर्समेंट। प्रेज इज अ रीइंफोर्समेंट, ताकि प्रेज होता है तो बच्चे अपना बिहेवियर भी रिपीट करते हैं। इस तरह अडल्ट्स को भी जब रीइंफोर्समेंट मिलती है अपने ऑफिस में तो अपना बिहेवियर रिपीट करते हैं। देन गिविंग फ्री प्रोडक्ट सैंपल्स और इंट्रोडक्टरी कूपन्स टू एनकरेज प्रोडक्ट ट्रायल्स, ये भी शेपिंग में जैसे अभी हमने पिछली स्लाइड में डिस्कस किया था। मेकिंग स्टोर इंटीरियर्स, शॉपिंग मॉल्स और डाउनटाउन एरियाज प्लेजेंट प्लेसेस टू शॉप, ये एक रीइंफोर्समेंट की एग्जांपल है। बाय प्रोवाइडिंग एंटरटेनमेंट, कंट्रोल टेंपरेचर, एक्साइटिंग डिस्प्ले एंड अदर ऑप्शंस। The second type of learning after this conditioning is cognitive learning. Cognitive learning basically encompasses all the mental activities of humans so that they are able to either solve a problem or cope with some situations. अच्छा, इसमें क्या क्या चीजें आ जाती हैं? फॉर एग्जाम्पल यू आर लर्निंग सम न्यू आइडियाज, यू आर लर्निंग सम न्यू कॉन्सेप्ट्स, सम न्यू एटीट्यूड्स। एटीट्यूड्स क्या होते हैं? किसी भी चीज के बारे में आपका पॉजिटिव और नेगेटिव जो आप अपने ज़हन में इवैल्यूएशंस करते हैं ना, दैट इज योर एटीट्यूड्स। ठीक है, आप किसी चीज से सेटिस्फाइड होते हैं, यू हैव अ पॉजिटिव एटीट्यूड विद दैट। किसी चीज से नहीं सेटिस्फाइड होते तो यू हैव अ नेगेटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स दैट। एंड इट आल्सो इन्वॉल्व्स द फैक्ट्स जो हम लर्न करते हैं, वो तमाम चीजें यानी आइडियाज, कॉन्सेप्ट्स, एटीट्यूड्स और फैक्ट्स जो हमारी किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की एबिलिटी, किसी भी चीज की रीजनिंग क्रिएट करती है हमारे जहन में। ठीक है, और डिफरेंट किस्म के रिलेशनशिप्स, जो रिलेशनशिप मींस जो एक आपस में ताल्लुक होता है चीजों का, उनको हमें सिखाने के लिए कॉग्निटिव लर्निंग का एस्पेक्ट यूज करती है। अच्छा, कॉग्निटिव लर्निंग की 3 टाइप्स हैं। ठीक है, सिंपल इंफॉर्मेशन जो सीख रहे होते हैं हम किसी की भी चीज के बारे में, वो होती है आइकॉनिक रोट लर्निंग, रट्टा जिसे हम मारना कहते हैं। ठीक है, और फिर कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्विंग तक ये जाती है, विच इज कॉल्ड बेसिकली एनालिटिकल रीजनिंग। और दरमियान में जो आती है दैट इज विकेरियस लर्निंग मॉडलिंग, जो हम ऑब्जर्वेशन के जरिए चीजों को सीख रहे होते हैं। आइकॉनिक रोट लर्निंग इज द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ कॉग्निटिव लर्निंग। इसमें होता ये है कि कॉन्सेप्ट, ठीक है, और या यू लर्न अ कॉन्सेप्ट और यू लर्न एसोसिएशन बिटवीन 2 और मोर कॉन्सेप्ट, लेकिन इसमें कंडीशनिंग कोई नहीं है। ठीक है, इसमें कोई ना तो कोई आपको स्टिमुलस, अनकंडीशन स्टिमुलस मिल रहा है जिसके ऊपर एक अनकंडीशन रिस्पॉन्स है, ना कोई आपको रिवॉर्ड या रीइंफोर्समेंट मिल रहा है जैसे ऑपरेंट कंडीशनिंग में। ठीक है, यहाँ पे एक बड़ी सिंपल सा, जैसे आपके सामने एग्जांपल्स हैं कि मैकडोनल्ड्स आई एम लविंग इट, मैकडोनल्ड्स आई एम लिविंग, ये सिंपल रेपिटेशन हो रही है किसी ऐड की ताकि आपके जहन में ये बात बैठ जाए कि मैकडोनल्ड्स आई एम लविंग इट। ठीक है, या फिर एक और सिंपल जो एग्जांपल हमने कि जैसे ब्रूफेन है या ब्रूफेन रैपिड है, ये रैपिड पेन रिलीव करती है। इस तरह का हम एक ऐड बना दे तो हमें एक एसोसिएशन मिल जाए कि ब्रूफेन रैपिड रैपिडली पेन को रिलीज करती है। अब आप नोट करें कि इसमें लो इन्वॉल्वमेंट लर्निंग है। ठीक है, लो इन्वॉल्वमेंट कंडीशन है, और इसमें बहुत ज्यादा आपके कॉग्निटिव रिसोर्सेज यूज नहीं हो रहे। एक बहुत सिंपल से मैसेजेस होते हैं जो कंज्यूमर जब स्कैन करते हैं अपने एनवायरनमेंट के, तो वो जस्ट थ्रू रेपिटेशन वो उसके जहन में बैठ जाती है। ना उसको कोई इसमें रीइंफोर्समेंट नजर आ रही है, ना उसको उसके अंदर कोई अनकंडीशन स्टिमुलस नजर आ रहा है। जस्ट इट्स अ सिंपल मैसेज, सिंपल रिलेशनशिप्स जो कंज्यूमर के जहन में बैठ गए हैं, और जब नीड आती है उसको तो वो परचेज करेगा बेस्ड अपॉन दोज बिलीव्स जो उसने लर्न किए फ्रॉम अ सिंपल मैसेजेस। Similarly, another type of cognitive learning is vicarious learning. इसको observational learning भी कहते हैं, because it is not necessary for consumers के भी experience करें हमेशा कोई reward या punishment के कोई चीज को सीखने के लिए, या कोई conditioned response, conditioned stimulus ही हो। Instead, they can observe the outcomes of others' behavior, ठीक है, and adjust their own accordingly.
हम थ्रू आउट आवर लाइफ वेकेरियस लर्निंग में इन्वॉल्व रहते हैं। हम अपने पेरेंट्स को देखते हैं, अपने रोल मॉडल्स को देखते हैं, अपने टीचर्स को देखते हैं, फ्रेंड्स को देखते हैं और उनसे चीज़ें और बिहेवियर सीखते हैं। सिमिलरली इन मार्केटिंग, चाहे वो लो इन्वॉल्वमेंट सिचुएशन हो या हाई इन्वॉल्वमेंट सिचुएशन हो, उनमें विकेरियस लर्निंग यूज होती है। फॉर इंस्टेंस इन हाई इन्वॉल्वमेंट सिचुएशन, फॉर इंस्टेंस कि आपने कोई नया सूट खरीदना है, आपने जॉब पे गए हैं, आपने नए कपड़े खरीदने हैं। अब वो कंज्यूमर क्या कोशिश करेगा कि वो ऑब्जर्व करेगा कि जहां वो काम कर रहा है वहां पे जो बॉस है या उसके रोल मॉडल्स हैं, वो जो दूसरे लोग हैं जिनको वो वहां पे इस टाइम थोड़ा सा फैंसी कर रहा है कि भाई इस तरह किस तरह के कपड़े पहनते हैं, ठीक है, और वो वहां से सीखेगा। फिर एडवर्टीजमेंट्स भी इन चीजों को इनकरेज करते हैं कि आप उस प्रोडक्ट को इमेजिन करें, उन लोगों को पहने देखें या उन लोगों को यूज करते हुए देखें जिनको आप एज अ रोल मॉडल कंसिडर करते हैं। फॉर इंस्टेंस ये जो आपके सामने एड्स हैं कि वुल्वरिन को शुड गेट मिल्क बिकॉज उसकी बोन स्ट्रॉन्ग होंगी, अब वो एक बड़ा स्ट्रॉन्ग किस्म का करेक्टर है। शायद अफरीदी को बहुत सारे एड्स में आपने देखा होगा, पीपल एक्चुअली कंसिडर हिम एज अ रोल मॉडल। In fact, he is popular amongst different type of demographics, including female and male both. फिर right hand side पे you can see an ad which is actually a very popular ad in early 1957. ठीक है, 1957 में ये जो हेयर कलर लॉन्च हुआ था, उस टाइम 15 में से सिर्फ एक लोग इसको यूज करते थे, और सिर्फ 11 साल के बाद सिर्फ इस एड कैंपेन की वजह से हर दो में से एक बंदा इसको यूज करता था। ठीक है, इट वाज सो सक्सेसफुल। क्यों? क्योंकि उन्होंने ऐसी चीज क्रिएट किया कि आप इस तरह का हेयर कलर है जिसमें लोग ये बता ही नहीं सकते कि यू आर यूजिंग अ हेयर कलर, और प्रोडक्ट इतनी अच्छी इतनी बेहतर क्वालिटी की है। ठीक है, तो ये वेकेरियस लर्निंग में होता है। इसी तरह अगर आपकी कोई ऐसी चीज हो जो लो इन्वॉल्वमेंट सिचुएशन में हो, वहां पे भी ऐसे ही चल रहा होता है, आप लोगों को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, चाहे कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली, कि either they are using that product or how they are behaving in a situation, how they are using certain services, कौन सी वो प्रिफर करते हैं, कौन सी वो प्रिफर नहीं करते। आल्दो हम हर दफा अटेंशन तो नहीं उन बिहेवियर्स की तरफ डाइवर्ट कर रहे होते, लेकिन ओवर अ पैसेज ऑफ टाइम हमारे जहन में वो चीजें बैठती जाती हैं। तो विकेरियस लर्निंग बेसिकली यूज की जाती है, रोल मॉडल्स को यूज किया जाता है। आपको आपको जो प्रोडक्ट है ऐसे लोगों में डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं कि उसको यूज करें, लोग उनको ऑब्जर्व करें, जिनको आप समझते हैं कि लोग इनको फॉलो करते हैं, इनको लाइक करते हैं, इनको कॉपी करने या इमिटेट करने की कोशिश करते हैं। मोस्ट कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ कॉग्निटिव लर्निंग होती है एनालिटिकल रीजनिंग। एनालिटिकल रीजनिंग में इंडिविजुअल्स एंगेज होते हैं इन सम काइंड ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग, ताकि उनकी जो एग्जिस्टिंग इन्फॉर्मेशन जहन में है उसको रीस्ट्रक्चर और रिकम्बाइन करें और न्यू इन्फॉर्मेशन फॉर्म करें विद न्यू एसोसिएशंस एंड न्यू कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, और जितनी क्रेडिबल सोर्स से इंफॉर्मेशन आएगी जो उनकी एग्जिस्टिंग इंफॉर्मेशन को कॉन्ट्रडिक्ट करेगी या चैलेंज करेगी, उतने ही ज्यादा रीजनिंग जो है उसको जरूरत होगी कि रीजनिंग उस वहां पे इन्वॉल्व हो, किसी भी चीज के पीछे जो लॉजिक है वो इन्वॉल्व हो। अच्छा, एक शक्ल होती है एनालिटिकल रीजनिंग की, इज एनालॉजिकल रीजनिंग। एनालॉजिकल रीजनिंग में क्या होता है कि आपका जो एग्जिस्टिंग आपके अंदर जो नॉलेज है, एग्जिस्टिंग जो अंडरस्टैंडिंग है चीजों की, उसको यूज करके किसी नई प्रोडक्ट के बारे में एक कॉन्सेप्ट बनवाना, उसकी एक अंडरस्टैंडिंग लेके आना, दैट इज योर एनालॉजिकल रीजनिंग। अच्छा, अब होता क्या है कि कंज्यूमर्स कुछ चीजों से फेमिलियर होते हैं, कुछ चीजों से फेमिलियर नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल, यू नो व्हाट इज अ टैबलेट, ठीक है, बट मे बी यू डू नॉट नो व्हाट इज अ ई रीडर। ठीक है, जैसे किंडल हो गया या और किस्म के ई रीडर्स हो गए। अब आप टैबलेट के कॉन्सेप्ट से तो वाकिफ हैं, लेकिन यू डोंट नो अबाउट ई रीडर, तो उस टैबलेट के कॉन्सेप्ट को यूज करके आप ई रीडर को समझने की कोशिश करेंगे। अभी जैसे आप इस एड में देख रहे हैं, ठीक है, एड्स का ये मतलब नहीं होता कि सिर्फ एक आपको इंफॉर्मेशन दी जाए या एक फीलिंग्स दी जाए, वो आपके एग्जिस्टिंग जो आपके अंदर जो बिलीव्स होते हैं उनको भी चैलेंज करते हैं। ठीक है, और फिर उनको रीथिंक और री एग्जामिन करवाते हैं कि नाउ यू कैन हैव समथिंग दैट इज डिफरेंट फ्रॉम प्रीवियस। अब वैक्यूम क्लीनर्स यूज होते हैं बहुत सारे घरों में, इट इज नाउ टाइम टू यूज अ आई रोबोट और रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर जो खुद ही मूव करेगा यूजिंग द सेंसर्स एंड व्हाटसोएवर उसके अंदर फंक्शनैलिटीज हैं, और आपके पूरे घर को साफ कर देगा। सो रीजनिंग इज आल्सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट, स्पेशली जो टेक्नोलॉजिकल बेस्ड प्रोडक्ट्स आजकल बहुत ज्यादा मार्केट में अवेलेबल हैं, लैपटॉप्स हो गए, मोबाइल्स हो गए, ठीक है,
तो वो सारी चीजें जो है वो उनकी एडवर्टीजमेंट के अंदर एनालिटिकल रीजनिंग का बहुत ज्यादा यूज किया जाता है. So this slide summarizes all the learning theories: classical conditioning, operant conditioning, that is conditioning approach, and iconic rote learning, vicarious learning, and analytical reasoning, which is a cognitive approach. Their description, their high involvement examples, and their low involvement examples for your revision of these approaches that we have already discussed. Our next topic is to learning to generalize and differentiate different types of stimulus. रिगार्डलेस ऑफ आप कौन सी अप्रोच लर्निंग की यूज करते हैं, कंज्यूमर्स एबिलिटी टू डिफरेंशिएट एंड जनरलाइज फ्रॉम वन स्टिमुलस, फॉर एग्जांपल वन ब्रांड, टू अनदर स्टिमुलस अनदर ब्रांड इज क्रिटिकल टू मार्केटर्स. अब स्टिमुलस डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है? इट इज बेसिकली द प्रोसेस ऑफ लर्निंग टू रिस्पॉन्ड डिफरेंटली टू अ सिमिलर बट डिस्टिंक्ट स्टिमुलाई. अब सिमिलर बट डिस्टिंक्ट का क्या मतलब है? अब फॉर एग्जांपल आप यू आर सेलिंग सोडा, ठीक है, सोडा मतलब एक ड्रिंक जो है, कार्बोनेटेड ड्रिंक है, उसको उसको सेलर्स हैं. अब देयर शुड बी समथिंग कि आपका जो प्रोडक्ट है इट शुड स्टैंड आउट और बी डिफरेंट इन द माइंड्स ऑफ कंज्यूमर्स. आपको पता है बहुत सारे हमारे यहाँ पे कंज्यूमर्स हैं जो पेप्सी, कोक, गॉर्मे, किसी भी किस्म की फिजी ड्रिंक्स है उसको सेम कैटेगरी में लेके आते हैं. लेकिन मार्केटर के लिए तो हमेशा ये चैलेंज रहता है कि वो उसकी ड्रिंक, उसकी जो भी प्रोडक्ट है वो स्टैंड आउट करे ताकि उसको लार्जर मार्केट शेयर भी मिले और उसको ज्यादा बेहतर प्राइस भी मिले. और स्टिमुलस डिस्क्रिमिनेशन इसलिए भी इंपॉर्टेंट होता है ताकि आपकी ब्रांड इमेज और प्रोडक्ट पोजीशनिंग जो है वो बेहतर हो सके. थर्ड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इज कि अगर जो आपका कंपेटिटर ब्रांड है उसमें कोई स्कैंडल हो जाता है, आपको पता है स्कैंडल्स जब भी किसी एक ब्रांड पे होते हैं दे कैन आल्सो डैमेज द रेपुटेशन ऑफ कंपेटिटर्स इन द इंडस्ट्री, स्पेशली जो ज्यादा सिमिलर प्रोडक्ट बनाते हैं. ठीक है, इसको स्पिल ओवर इफेक्ट कहते हैं. तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वे टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ फ्रॉम दिस काइंड ऑफ पॉसिबल स्कैंडल इज अ डिफरेंशिएशन ऑफ द ब्रांड. तो हमेशा कोशिश होती है डिफरेंट प्रोडक्ट्स की कि वो अपने जो कंपेटिटर प्रोडक्ट्स हैं उनसे स्टैंड आउट करें, उनसे प्रोमिनेंट नजर आए और समहाउ अपने आप को उनसे डिफरेंट रखें. स्टिमुलस डिस्क्रिमिनेशन इज अ कॉन्ट्ररी, ठीक है, इसको आप रब ऑफ इफेक्ट भी कहते हैं, जिसमें होता ये है कि एक स्टिमुलस को जो रिस्पांस मिलता है दूसरे ही स्टिमुलस को वो सिमिलर रिस्पांस मिलता है. अक्सर कई कंपनियां क्या करती हैं कि वो इस चीज का फायदा उठाती हैं, ठीक है, और वो किसी दूसरे की सक्सेस के ऊपर प्ले आउट करने की कोशिश करती हैं. जैसे आप देखें, आप क्या कर सकते हैं, पैकेजिंग सेम करते हैं, उसके ऊपर लिखे हुए नाम मिलते जुलते कर दें, उसका स्टाइल सेम कर दें. ठीक है, ओरियो आपको पता है जो फेमस ब्रांड, ओरियो से मिलते जुलते कितने बिस्किट्स जो है वो मार्केट में है, बिल्कुल उनकी सेम मिलती जुलती पैकेजिंग है. इस तरह आपको पता है सुपर जो है उन्होंने बहुत मार्केट सक्सेसफुल हुए, अब दूसरे ब्रांड्स भी हैं वो सुपर से मिलते जुलते बिस्किट, इवन यू कैन नॉट इमेजिन के इवन नाम भी मिलते जुलते हैं, इवन हैव, ठीक है, आप अगर आप सर्च करें तो सुपर, स्नूपर और बहुत सारे इस तरह के नाम के आपको बिस्किट्स मिल जाएंगे. दिस इज हाउ कंपनीज कैन मेक यूज ऑफ स्टिमुलस जनरलाइजेशन ताकि दूसरे की सक्सेस के ऊपर प्ले आउट कर सकें. हाल तो ये अनएथिकल है, ठीक है, कि आप किसी और की सक्सेस के ऊपर अब एक स्टिमुलस जनरलाइजेशन कोशिश करें. लेकिन कंपनी खुद भी स्टिमुलस जनरलाइजेशन करती है, वो इस तरह कि जब उसकी एक प्रोडक्ट सक्सेसफुल हो जाती है वो अपनी दूसरी प्रोडक्ट्स को भी उसी लाइन के ऊपर कैरी आउट करती है. ठीक है, जैसे हेड एंड शोल्डर्स के डिफरेंट जो शैम्पूज हैं उनकी पैकेजिंग ऑलमोस्ट सेम होगी विद माइन्यूट डिफरेंस, क्योंकि वो उनकी सक्सेस के ऊपर लेके चल रही हैं. इसी तरह अगर ओरियो कुकीज हैं, ओरियो कुकीज टेस्ट गुड, ठीक है, लेकिन ओरियो के जो दूसरी प्रोडक्ट्स हैं वो भी ओरियो कुकीज के साथ उनको जनरलाइज करके एक ब्रांड इक्विटी और ब्रांड एक्सटेंशन जो है उसको क्रिएट करेंगे, यानी प्रोडक्ट लाइन जो है एक्सटेंड करेंगे बेस्ड अपॉन द सक्सेस ऑफ their previous product. When it comes to the memory, unfortunately consumers forget. ठीक है, मार्केटर्स हर वक्त कोशिश करते रहते हैं कि उनके कंज्यूमर्स उनकी प्रोडक्ट के बारे में लर्न करें और उसकी पॉजिटिव फीचर्स, फीलिंग्स और बिहेवियर जो है वो उस ब्रांड के साथ एसोसिएट हो जाए,
बट कंज्यूमर्स फॉरगेट, और फॉरगेटफुलनेस इज पार्ट ऑफ आवर मेमोरी। ठीक है, जब कंडीशन लर्निंग में फॉरगेटफुलनेस होती है या फॉरगेटिंग होती है तो उसको हम कहते हैं एक्सटिंक्शन। इसलिए कि जो डिजायर्ड रिस्पॉन्स है या प्लेजेंट फीलिंग या ब्रांड परचेज की वजह से हमारा जो डिजायर्ड रिस्पॉन्स आता है वो डिके हो जाता है ओवर द टाइम अगर लर्निंग प्रोसेस को रिपीट ना किया जाए। सिमिलरली जो क्लासिकल कंडीशनिंग में और जो ऑपरेंट कंडीशनिंग में ये क्यों फेड आउट हो जाता है अगर उसको री इन्फोर्स ना किया जाए। कॉग्निटिव लर्निंग में क्या होता है, फॉरगेटफुलनेस इसलिए होती है कि आप उसको रिट्रीव नहीं कर सकते उस इंफॉर्मेशन को जो आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर होती है। ठीक है, और वो लॉन्ग टर्म मेमोरी से शॉर्ट टर्म मेमोरी में आप उसको नहीं ला सकते बिकॉज आइदर तो वो फेड आउट हो चुकी होती है या उसके अंदर एक इंटरफेरेंस क्रिएट हो जाती है। तो मार्केटर्स के लिए ये जानना बड़ा जरूरी है कि किसी भी चीज को फॉरगेट करने की लाइक्लीहुड कितनी है और किसी भी चीज को फॉरगेट करने की रेट क्या है। रिसर्च से ये पता चला है कि जब भी कंज्यूमर कोई ऐड देखता है, ठीक है, उसको रिकॉल करने की प्रोबेबिलिटी रैपिडली डिक्रीज करती है फॉर द फर्स्ट 5 days, और उसके बाद वो जो रेट ऑफ डिक्रीज है वो थोड़ा बहुत स्टेबलाइज हो जाता है। यही एक वजह है कि मार्केटर्स वांट्स टू ओवर एंड ओवर अगेन रिपीटेडली टू एडवर्टाइज देयर प्रोडक्ट। ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं कि कंज्यूमर्स क्यों फॉरगेट कर जाते हैं ब्रांड्स को, या ब्रांड्स की एसोसिएशन रिड्यूस हो जाती हैं, या दूसरी इंफॉर्मेशन जो ब्रांड्स के बारे में है वो क्यों फॉरगेट कर जाती हैं। इसमें 3 या 4 फैक्टर्स हैं, जैसे कि लर्निंग वीक होती है, या फिर कंपटीशन, जो कॉम्पिटिंग ब्रांड्स हैं उनकी इंफॉर्मेशन इंटरफेरेंस क्रिएट कर देती है। ठीक है, या फिर जो रिस्पॉन्स एनवायरनमेंट है जैसे रिटेल स्टोर है वो इस तरीके से सेटअप नहीं होता कि वो प्रीवियस लर्न इंफॉर्मेशन का रिट्रीवल उसको सपोर्ट कर सके। सो लेट्स डिस्कस दीज रीजंस फॉर फॉरगेटिंग अ ब्रांड वन बाय वन। स्ट्रेंथ ऑफ लर्निंग का पहला फैक्टर है इंपॉर्टेंस। इंपॉर्टेंस बेसिकली जो वैल्यू कंज्यूमर्स प्लेस करते हैं, जो इंफॉर्मेशन एडवर्टाइजमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं उसको लर्न करने की जो वैल्यू जो प्लेस करते हैं, दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट और ब्रांड। अब जितना इंटरेस्ट है उस प्रोडक्ट ब्रांड में या फिर नीड है, जितना हाई इन्वॉल्वमेंट सिचुएशन है उतनी ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस होगी उस ब्रांड की, और जितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस होगी उतना ही इंडिविजुअल्स कोशिश करेंगे कि वो इंफॉर्मेशन को लर्न करें ताकि वो इफेक्टिव और एफिशिएंट डिसीजन कर लें टू परचेज दैट पर्टिकुलर ब्रांड और प्रोडक्ट, या फ्यूचर में जब उसकी नीड हो तो उसको परचेज कर सकें। इम्पोर्टेंस जो है वो बेसिकली इज आल्सो वन ऑफ दोज डायमेंशंस जो हाई इन्वॉल्वमेंट लर्निंग सिचुएशंस को लो इन्वॉल्वमेंट लर्निंग सिचुएशन से अलहदा भी करता है। ठीक है, तो जितनी हाई इन्वॉल्वमेंट लर्निंग सिचुएशन होगी किसी ब्रांड या प्रोडक्ट के बारे में उतनी ही ज़्यादा उसमें इंपॉर्टेंस का फैक्टर भी आएगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मार्केटर्स के लिए हमेशा ये एक चैलेंज रहता है कि मोस्ट ऑफ द लर्निंग सिचुएशंस आर लो इन्वॉल्वमेंट, और उनको उस लो इन्वॉल्वमेंट सिचुएशन में अपनी चीज़ों को सेल करना होता है। मैसेज इन्वॉल्वमेंट इज द सेकंड फैक्टर। ठीक है, अब जितना कंज्यूमर मोटिवेटेड होगा टू लर्न द मटेरियल उतना ही वो इन्वॉल्व होगा उस मैसेज में जो किसी भी एड में प्ले हो रहा होगा। अब जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि कंज्यूमर की अटेंशन को इंक्रीज करने के लिए बहुत सारी स्ट्रेटजीज होती हैं, जैसे हम सरप्राइजिंग मैसेजेस कर देते हैं, इनकम्प्लीट मैसेजेस कर देते हैं, उनके अंदर इनकॉन्ग्रुएंटी डाल देते हैं, कोई ना कोई स्टोरी ऐड कर सकते हैं, उनको प्लॉट्स को इंटरेस्टिंग कर सकते हैं, सरप्राइज एंडिंग्स कर सकते हैं। ये वो तमाम स्ट्रेटजीज हैं जिससे हम अपने कंज्यूमर्स को इन्वॉल्व करने की कोशिश करते हैं इन आवर एडवर्टीजमेंट और इन आवर मैसेज, और यही स्ट्रॉन्गर लर्निंग और मेमोरी की तरफ उनको लीड करती है। मैसेज इन्वॉल्वमेंट इंक्रीज करने के लिए मार्केटर्स जो है वो सेल्फ रेफरेंसिंग को भी यूज कर सकते हैं। सेल्फ रेफरेंसिंग का मतलब ये है कि कंज्यूमर्स ब्रांड को अपने साथ रिलेट करें। ठीक है, और जो पावर ऑफ सेल्फ जो है ना वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग मेमोरी स्कीमास क्रिएट करते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं कि बाय इंटीग्रेटिंग ब्रांड इंफॉर्मेशन सच दैट के अ पर्सन कैन रिलेट टू वन सेल्फ, इन टर्न यू गेट दो स्कीमास जो आपकी ब्रांड के बारे में लर्निंग और मेमोरी को इन्हांस करते हैं। और ये इस तरीके से होता है कि जैसे आप कुछ इस तरह के एड्स दिखाएं जो फैमिलीज एक्सपीरियंसेस को
पोर्ट्रे कर रहे हैं, ऐसे एड्स दिखाएं जो सक्सेसफुल पीपल को पोर्ट्रे कर रहे हैं, ऐसे एड्स दिखाएं जो ऐसी लैंग्वेज यूज करें जिसमें सेकंड पर्सन का यूज हो कि यू एंड यूअर, ठीक है, आपका और आपके लिए ये, या आपके बच्चों के लिए, या आपकी फैमिली के लिए, या आपकी सक्सेस के लिए। ये भी एक ऐसी टेक्निक होती है जिससे मैसेज की इन्वॉल्वमेंट को इंक्रीज किया जाता है। थर्ड इज मूड। द मोर यू आर हैप्पियर और द मोर योर कंज्यूमर इज हैप्पियर, द बेटर इज लर्निंग। अब किसी भी प्रेजेंटेशन में या किसी ऑफ द ब्रांड या किसी कम्युनिकेशन में, ठीक है, अगर पॉजिटिव मूड रखा जाए तो उसमें लर्निंग एनहांस्ड होती है। अच्छा, उसमें ये भी होता है कि मार्केटर्स फिर इस किस्म के एडवर्टाइजमेंट्स लेते हैं जिसमें थोड़ा सा ह्यूमर आ जाता है, इस किस्म के एडवर्टाइजमेंट लेते हैं जिसके अंदर यू गेट सम होप और ऑप्टिमिज्म, ठीक है, जिसकी वजह से जो ओवरऑल मूड है उस मैसेज का वो इम्प्रूव हो जाता है। रीइंफोर्समेंट ऑब्वियसली हमने जैसे कहा था इन ओवर प्रीवियस टेक्निक ऑफ लर्निंग कि जी आप उसको जितना ज़्यादा रीइंफोर्स करेंगे, ठीक है, जो आपकी ऑपरेंट कंडीशनिंग थी, तो उसके अंदर मेमोरी में वो चीज़ ज़्यादा रिटेन रहेगी, ठीक है। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट क्या होता है, इज बेसिकली अ प्लेजेंट और डिजायरेबल कॉन्सिक्वेंस किसी भी चीज का, चाहे वो खाना हो, चाहे वो कपड़े हो, चाहे वो गाड़ी हो, ठीक है, जिसके अंदर आपको एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट से एक पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट मिल रही है, एक पॉजिटिव इनपुट मिल रही है, वो एक पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट इज वन ऑफ द वे जिससे ज्यादा रिटेन रहती हैं आपके जहन में कोई मेमोरी या उसकी लर्निंग हो जाती है। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट भी होती है। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट में ये होता है कि कोई बाहर का जो स्टिमुलस है वो आपकी कोई अनप्लेजेंट कंसिक्वेंसेस को रिमूव करते हैं। जैसे विक्स है, हम विक्स खाते हैं तो विक्स क्या प्रॉमिस करती है कि वो आपकी पेन और प्रेशर जो आपके थ्रोट में है उसको रिमूव कर देगी। आप कोई मेडिसिन लेते हैं, ठीक है, वो जैसे ब्रूफेन है, तो वो क्या प्रॉमिस करती है कि वो आपकी जो पेन है, हेडेक है, उसको रिमूव कर देगी। कॉफी है, आपकी नींद को रिमूव कर देगी। स्टिंग है, वो आपको और एनर्जाइज कर देगी। अच्छा, पनिशमेंट भी एक कॉन्सेप्ट होता है विच इज एक्चुअली ऑपोजिट टू रीइंफोर्समेंट। पनिशमेंट होगी तो बिहेवियर रिपीट होने के चांसेस कम हो जाएंगे। सो इट इज वेरी क्रिटिकल फॉर मार्केटर्स टू डिटरमिन कि क्या चीज कंज्यूमर को रीइंफोर्स करती है, उसके परचेज डिसीजन को रीइंफोर्स करती है, और इस तरह की प्रमोशनल स्ट्रेटजीज और मैसेजेस वो बनाएं कि इनिशियली भी कंज्यूमर खरीदे और फिर उसकी परचेज को रिपीट करे क्योंकि उसको किसी वजह से रीइंफोर्समेंट मिल रही है। रेपिटेशन इज आल्सो वन ऑफ द वे जिससे आप मेमोरी और लर्निंग को एनहांस कर देते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि रेपिटेशन की वजह से आपकी जो इन्फॉर्मेशन मेमोरी में जो शॉर्ट टर्म मेमोरी में बार बार आ रही है और वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में उसके जाने की प्रोबेबिलिटीज बढ़ती जाती हैं। सेकेंडली, रेपिटेशन की वजह से क्या होता है कि ऑलरेडी जो आपके कॉन्सेप्ट्स के बारे में जो लिंकेजेस बने होते हैं माइंड पे, ठीक है, जो एसोसिएटिव लिंकेजेस जो हमने पहले डिस्कस किए थे कि हर चीज आपस में रिलेट कर रही हैं, वो एसोसिएटिव लिंकेजेस जो है वो स्ट्रांग होते जाते हैं। तो दिस इज वेरी सिंपल टेक्निक कि जितना ज्यादा इंफॉर्मेशन की तरफ लोग एक्सपोज होंगे उतना ही प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी कि वो उस बिहेवियर को रिपीट करें, और जितना ही ज्यादा बिहेवियर को रिपीट करेंगे उतनी ही प्रोबेबिलिटी इन टर्न इंक्रीज हो जाएगी कि वो उस चीज को लर्न और रिमेंबर करें। दैट इज वन ऑफ द रीजन देयर आर मेनी कंपनीज व्हिच हैव रिग्रेसिव एडवर्टाइजमेंट एंड मार्केटिंग स्ट्रेटजीज, दिस बिकॉज ऑफ रेपिटेशन। रोट लर्निंग जो कॉग्निटिव लर्निंग की एक टेक्निक है और क्लासिकल कंडीशनिंग जो कंडीशनिंग मेथड की टेक्निक है, इन दोनों में रेपिटेशन बहुत ज़्यादा पार्ट प्ले करती है। इन दोनों टेक्निक्स में अगर आप रेपिटेशन ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे तो लर्निंग ज़्यादा होगी। दिस इज जस्ट अ सिंपल लॉजिक। दूसरी बात ये है कि कुछ ऐसे ब्रांड्स हैं जिनके बारे में लोगों को लो अवेयरनेस होती है, उनके अंदर जो ज़्यादा रेपिटेशन है यानी कि ज़्यादा एड्स जो हैं वो ज़्यादा बेहतर तरीके से रिटेन करवाते हैं उनको, रिकॉल को या उसकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में रिटेंशन जो है उसको इंक्रीज करते हैं। और जो हाई अवेयरनेस ब्रांड्स हैं उनमें रेपिटेशन का उतना ज़्यादा बेहतर इम्पैक्ट नहीं होता, हालांकि उनमें भी जितनी ज़्यादा रेपिटेशन की जाए उतना ही ज़्यादा जो रिकॉल गेन है वो इंक्रीज होता है। बट अगर लो अवेयरनेस ब्रांड्स में वो 100% होता है तो हाई अवेयरनेस ब्रांड्स में वो 10% तक होता है। तो ये भी देखना चाहिए कि वंस पीपल आर अवेयर ऑफ योर ब्रांड
तो हाई फ्रीक्वेंसी ऑफ रिपीटिशन इतनी ज़्यादा ज़रूरी नहीं रहती। पर यहाँ पे एक और बात जो मार्केटर्स को समझने के लिए बहुत ज़रूरी है वो ये कि नो फर्म हैज़ अ अनलिमिटेड बजट दैट दे कैन एलोकेट फॉर एडवर्टाइजमेंट। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि वो उन्हें कब कब एडवर्टाइजमेंट करनी चाहिए। सो द आंसर इज द टाइप ऑफ द प्रोडक्ट एंड द टाइप ऑफ द टास्क जिसके जरिए वो एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं। समटाइम्स ऐसे होता है कि एक न्यू प्रोडक्ट इंट्रोडक्शन करते हैं, ठीक है, तो जब न्यू प्रोडक्ट इंट्रोडक्शन करते हैं तो वहां पे तो फ्रीक्वेंट रेपिटेशन और बड़ी क्लोज टुगेदर रेपिटेशन जरूरी होती है। इस फिनोमिना को कहते हैं पल्सिंग। पल्सिंग में ये जैसे आपको पता है कि जब इलेक्शंस होते हैं तो पॉलिटिकल कैंडिडेट्स जो हैं वो बहुत ज्यादा बजट को होल्ड रखते हैं जस्ट शॉर्टली बिफोर द इलेक्शन, और फिर जब इलेक्शंस करीब आने शुरू हो जाते हैं तो वो एक तरह से दे जस्ट क्रिएट अ बज़, अ मीडिया ब्लेड्स टू इंश्योर कि उनके बारे में इंफॉर्मेशन जो है वो ज्यादा रिपीट हो। तो अभी अगर 4 साल इलेक्शन में रह गए और अभी से आप एडवर्टाइजमेंट उस पर बजट लगा दें तो दैट नॉट बी दैट मच फ्रूटफुल जितना होगा एज कंपेयर टू नियर द इलेक्शंस। लेकिन उसमें ये भी बात इंपॉर्टेंट होती है कि आप जब कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो हर वक्त खरीद रहे होते हैं उस टाइम आपको उसकी एक रेगुलर मार्केटिंग करनी है, जैसे कोका कोला है, जिस तरीके से जो यूज की प्रोडक्ट्स हैं, इस तरह वॉशिंग पाउडर्स हैं, तो उनके कॉन्टिन्यूस जो है वो विद नॉट हाई रेपिटेशन, विद जस्ट मीडियम रेपिटेशन, डिपेंडिंग अपॉन कि वो कितना बजट उसमें एलोकेट कर सकते हैं, वो अपनी एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं, करते रहते हैं। On the other hand, repetition also has a negative aspect. So it's just a fine line. अब बहुत ज़्यादा repetition करना अपने मैसेज को consumers क्या करते हैं कि they can actively shut out the message. वो deliberately avoid करना शुरू कर देते हैं उस ad को, उस मैसेज को, या negatively उसको evaluate करना शुरू कर देते हैं, और basically advertisement word out के लिए फिर क्या strategy use की जाती है is to utilize variations in the themes. ठीक है, आपको देखते हैं कि बहुत सारे प्रोडक्ट्स के डिफरेंट एड्स आ रहे होते हैं ओवर द टाइम, या एक ही प्रोडक्ट ने डिफरेंट वेरिएशंस ऑफ एड्स बना के रखे होते हैं ताकि बार बार उनको वो प्रेजेंट करे, इज जस्ट टू अवॉइड एडवर्टाइजमेंट वेयर आउट। और फाइनली स्ट्रेंथ ऑफ लर्निंग को इम्प्रूव करने के लिए मार्केटर्स को ये समझना चाहिए कि कंज्यूमर्स कैन स्टोर इंफॉर्मेशन इन डिफरेंट वेज। जैसे हमने पहले भी बात की थी कि आपके जो पाथवेज बने होते हैं, जो एसोसिएशंस बनी होती हैं किसी भी प्रोडक्ट के बारे में इन योर माइंड, वो डिफरेंट चीज़ों से रिलेट कर रहे होते हैं। वो पार्टी से भी रिलेट कर सकते हैं, वो फैमिली गैदरिंग से भी रिलेट कर सकते हैं, वो आपके किसी पॉजिटिव एक्सपीरियंस से भी रिलेट कर सकते हैं, आपकी ट्रैवलिंग से भी रिलेट कर सकते हैं, ठीक है, एंड ऑफ कोर्स डिपेंड्स अपॉन द प्रोडक्ट। तो अब जितना और इसको ड्यूअल कोडिंग कहते हैं, विच इज अ डिफरेंट पाथवेज जिससे इंफॉर्मेशन को रिट्रीव कर सकता है कंज्यूमर अपने माइंड में। तो जितना ज्यादा ये ड्यूअल पाथवेज एग्जिस्ट करेंगे उतनी ही लर्निंग और मेमोरी इंक्रीज करेगी अबाउट द प्रोडक्ट, ठीक है। अब एड के जरिए भी पैदा कर सकते हैं कि आप डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट के एड्स बनाएं। आप फॉर एग्जांपल एक डैंड्रफ का शैम्पू का ऐड है, आपने अक्सर डैंड्रफ शैम्पू डैंड्रफ के ऐड देखे होंगे। अब वो ऐड जो है ऑफिस थीम के साथ भी बनाया जा सकता है और सेम प्रोडक्ट का किसी सोशल थीम, किसी गैदरिंग के हिसाब से भी बनाया जा सकता है। तो यहाँ पे क्या होगा कि डिफरेंट पाथवेज क्रिएट हो जाएंगे इन द माइंड ऑफ कंज्यूमर रिगार्डिंग योर प्रोडक्ट। ड्यूअल कोडिंग को पैदा करने के लिए एक और तरीका ये भी है कि आप डिफरेंट किस्म की मेमोरीज जो है, ठीक है, डिफरेंट किस्म का मतलब है कि डिफरेंट जो आपकी मोड्स ऑफ मेमोरी हैं, जैसे वर्बल मेमोरी और विजुअल मेमोरी। आपको पता है कि हम जब ब्रेन में कोई चीज स्टोर करते हैं तो इमेजेस भी स्टोर होते हैं हमारे उसमें, ठीक है, और साथ साथ साउंड्स भी स्टोर होती हैं, और फीलिंग्स भी स्टोर होती हैं, टच भी स्टोर होता है, टेस्ट भी स्टोर होता है, ठीक है। तो आप इस तरह की मैसेजेस प्रेजेंट कर सकते हैं कि जिसमें इमेज भी माइंड में बन जाए और साउंड्स की मेमोरीज भी बन जाए। आपको एक स्पेसिफिक बैकग्राउंड म्यूजिक को यूज करके भी अपनी मैसेज को कन्वे कर सकते हैं। तो ये भी एक तरीका होता है कि यू कैन हैव अ ड्यूअल कोडिंग ऑफ मेमोरीज इन कंज्यूमर्स माइंड। Why consumers forget a certain product or brand or the related information? उसकी एक वजह मेमोरी इंटरफेरेंस भी हो सकती है। समटाइम्स ऐसा होता है कि स्पेसिफिक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन
इसलिए रिट्रीव करना मुश्किल हो जाता है फ्रॉम द मेमोरी, बिकॉज कोई अदर रिलेटेड इंफॉर्मेशन उसके रास्ते में आ जाती है। ये अक्सर नामों के साथ होता है कि एक नाम हमारे जेहन में होता है लेकिन दूसरे नाम हमारे जेहन में इतने ज्यादा स्ट्रांगली मूव कर रहे होते हैं कि हम वो स्पेसिफिक नेम हम कहते हैं इट्स ऑन जस्ट माई टिप ऑफ द टंग, लेकिन वो हम बोल नहीं पा रहे, हमें याद नहीं आ रहा। तो इस चीज को कहते हैं मेमोरी इंटरफेरेंस। ठीक है, मेमोरी इंटरफेरेंस में बहुत वजह होती है कंपेटिटिव एडवर्टाइजमेंट। ठीक है, अब आप एक ऐड देख रहे हैं एक प्रोडक्ट का और फौरन ही के और प्रोडक्ट का ऐड आ जाता है, यू गेट मिक्स्ड अप। अब आप वो स्पेसिफिक ऐड जो है उसको रिकॉल करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन आपके जहन में दूसरा ऐड घूमता जा रहा है। ठीक है, सो जो कंपेटिटिव एडवर्टाइजमेंट है या तो मेमोरी को रिड्यूस कर देती है या आप कंफ्यूज हो जाते हैं अक्रॉस डिफरेंट ब्रांड्स। ठीक है, तो अब जब भी कंपेटिटिव इंटरफेरेंस आए मार्केटर्स को इसमें क्या करना चाहिए? तो उसमें ऑब्वियसली सबसे पहले तो मार्केटर्स को कंपीटिंग एडवर्टाइजमेंट्स को अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, आप कोशिश करें कि आपके एड्स ऐसे ना हो कि दूसरी कंपनी के एड्स के साथ जिसे कहते हैं स्टिमुलस जनरलाइजेशन हो रही हो। ठीक है, सेम लग रहे हो। तो उसके लिए कंपनीज क्या अक्सर करती हैं कि वो प्रीमियम प्राइस पे करके स्लॉट्स ले लेती हैं टीवी पे। ठीक है, और वो स्लॉट्स इसलिए ले लेती हैं कि स्पेसिफिकली वो टाइम सिर्फ उन्हीं के ऐड के लिए है, इसलिए वो पूरे के पूरे प्रोग्राम्स को स्पॉन्सर कर देती हैं। फिर एक स्ट्रेटजी हो सकती है विच इज कॉल्ड रिसेंसी प्लानिंग। रिसेंसी प्लानिंग में ये होता है कि आप जिस टाइम परचेज का टाइम या सीजन करीब आ रहा है किसी प्रोडक्ट का, आप उस टाइम अपने एड्स ज्यादा चलाना शुरू करते हैं। दिस इज आल्सो वन ऑफ द वे कि आप कंपीटिंग एडवर्टाइजमेंट से बच सकते हैं। अच्छा, दूसरा ये कि आप इनिशियल लर्निंग अबाउट योर प्रोडक्ट उसको एनहांस करते हैं। ठीक है, अब वो जाहिर है फर्स्ट मूवर एडवांटेज तो आपने पढ़ा होगा कि वो हमेशा पार्ट प्ले करता है, और स्पेसिफिकली जो ब्रांड्स जो हाईली फेमिलियर ब्रांड्स होते हैं उनको ओवरकम करना या उनको मेमोरी से निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। जैसे मैंने लक्स की एग्जांपल आपको भी प्रीवियसली दी थी कि लक्स इज लाइक अ ब्रांड जो हमारे माइंड्स में बहुत स्ट्रांगली इसके स्कीमास इस टाइम बने हुए हैं। अब मे बी इस टाइम लक्स बहुत ज्यादा एफर्ट ना कर रहा हो एडवर्टाइजमेंट पे, लेकिन इट इज दैट काइंड ऑफ ब्रांड जो जिसके विच इज वेरी फेमिलियर टू अस। ठीक है, और वो इनिशियल लर्निंग की वजह से हमारे जहन में वो बैठा हुआ है। दूसरा ये कि जो हाई इन्वॉल्वमेंट कॉन्टेक्स्ट होते हैं उसके अंदर भी कुछ ऐसे ब्रांड्स होते हैं जिनको हम ज्यादा फोकस करते हैं, क्यों? क्योंकि हमारे अंदर जहन में वो स्ट्रांगली मौजूद होते हैं। दैट इज वन ऑफ द रीजंस कि जो कार्स हैं पाकिस्तान में, जो 3 ब्रांड्स हैं टोयोटा, होंडा और सुजुकी, वो क्योंकि कार परचेजिंग हाई इन्वॉल्वमेंट कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, और उसमें ये तीनों जो इनिशियल ब्रांड्स हैं इनकी बहुत ज्यादा मोनोपोली है और वो लोगों के जहन में बैठा हुआ है। दिस इज आल्सो वन ऑफ द रीजंस कि लोग लूप में उन कार्स को परचेज कर रहे हैं, और बहुत मुश्किल हो जाता है पाकिस्तान की कार मार्केट में किसी नए ब्रांड को इंट्रोड्यूस कराना। ऐसा आपने पिछले 20, 25, 30 सालों में देखा होगा कि बहुत ही कम नए ब्रांड जो हैं वो इस मार्केट में आए होंगे। इसी तरह जैसे हमने कहा कि अवॉइड कंपीटिंग एड्स, सो यू शुड आल्सो अवॉइड सिमिलैरिटी टू कंपीटिंग एड्स। ठीक है, ऐसे एड्स बनाएं जो आपकी जो स्टैंड आउट करें इन द एड मार्केट। ठीक है, और बिल्कुल एक कॉपी पेस्ट किस्म के एड्स हम से नहीं चल सकते, उसमें फिर सिमिलर जनरलाइजेशंस भी आ जाती हैं, फिर उसके अंदर इंटरफेरेंस भी बहुत ज़्यादा आती हैं। ठीक है, तो यू शुड ट्राई टू मेक एड्स विच आर एक्सक्लूसिव or which should have a separate schema in the minds of the consumers. और फोर्थ पॉइंट जिससे आप इंटरफेरेंस को कम कर सकते हैं इज टू प्रोवाइड एक्सटर्नल क्यूज। रिट्रीवल क्यूज क्या होते हैं कि जब आपको मेमोरी में कोई चीज स्टोर होती है उस मेमोरी से उसको वापस लाने के लिए हमेशा हमें क्यू चाहिए होता है। ठीक है, अब वो क्यू ही वो चीजें होती हैं जिससे हम चीज को याद रखते हैं। अब इसी वजह से ब्रांड के नेम्स, ब्रांड के लोगोस, ब्रांड की जो टैग लाइंस हैं वो रिट्रीवल क्यूज का काम करती हैं और वो ट्रिगर कर देती हैं वो इनिशियल इंफॉर्मेशन जिससे आपको फिर उस ब्रांड की सारी इंफॉर्मेशन अपनी मेमोरी से रिट्रीव करना along with the images, the emotions, everything that is related with the brand, उसको आप इजीली फिर रिट्रीव कर लेते हैं। So here we end our discussion about learning and memory
and retrieval of memory with some examples of the how we can use them in the marketing activities for consumers behavior, right? And in our next lecture then we will discuss about brand image and product positioning, and we will also relate it to the concept of learning and memory.